चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बताते चलिए। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दिल्ली दौरा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। तो आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे राज्यपाल। कोलकाता मामले पर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए जिस तरह से कोलकाता में 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्या और उसके बाद ये पूरी घटना जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीर, देश भर में आक्रोश है और इसे लेकर लगातार हड़ताल भी हुए। आज इस खबर पर बड़ी जानकारी है, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे राज्यपाल और आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। कोलकाता मामले पर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल ये पूरा मामला अब सीबीआई के अंडर में है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच अब राज्यपाल का है दिल्ली दौरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के वजीरपुर में बच्चे का शव मिला है, 7 साल के बच्चे का शव यहां पर मिला है। आपको बता दें कि नाले से बच्चे का शव मिला, परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत की थी और नाले से बच्चे का शव मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामला दर्ज कर अब जांच पुलिस पूरे मामले की कर रही है। वजीरपुर से ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर बच्चे का शव मिला है, नाले से 7 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके बाद अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये 7 साल का बच्चे का शव नाले से कैसे मिला, इसके पीछे कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या कोई पुरानी रंजिश परिवार के साथ या फिर कोई अन्य कारण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली के वजीरपुर से बता रहे हैं। 7 साल के बच्चे का शव नाले से बरामद किया गया है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी, रो रो कर उनका बुरा हाल है जब से खबर सामने आई कि बच्चे का शव नाले से मिला है। इसको लेकर कई सवाल भी इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। और अब कुछ अहम खबरों का जिक्र करेंगे जिनका अखबारों के अंदर भी जिक्र किया गया। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है। 188 दरअसल कल उन्होंने गुजरात का दौरा किया था और यहाँ पर 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। तो ये एक बड़ा तोहफा गृह मंत्री की तरफ से दिया गया, जहां उन्होंने 188 शरणार्थियों को दरअसल नागरिकता दी और उनकी तरफ से कहा गया कि सीएए को लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया है। ये गृह मंत्री कहते हुए नजर आए, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती। जो भ्रम पहले फैला उसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। कल दरअसल गुजरात के दौरे पर रहे और यहां पर 188 ऐसे शरणार्थी रहे जिन्हें उन्होंने यहां पर नागरिकता दी और उसी दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री की तरफ से सीएए को लेकर भी अपनी बातें रखी गई। सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर और इस दौरान तमाम बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बाकी के हिंदू कहाँ गए, ये सवाल उन्होंने पूछा। आज बांग्लादेश में 9% हिंदू हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, बाकी कहाँ गए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो उन्होंने उठाए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है, कहां गया। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबर आपको बताएंगे। डीएमके के संस्थापक करुणानिधि की 100वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 100 रुपए का सिक्का भी इस दौरान जारी हुआ और उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, जब 100 रुपए का सिक्का हुआ है जारी। करुणानिधि की 100वीं जयंती पर खासतौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और 100वीं जयंती क्योंकि ये थी, खास मौका ये था और ऐसे में 100 रुपए का सिक्का भी इस दौरान जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान की हैं। 100वीं जयंती पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करुणानिधि जिनकी 100वीं जयंती यहां पर मनाई गई, डीएमके के संस्थापक करुणानिधि जिनकी 100वीं जयंती कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होते हुए और इस दौरान 100 रुपए का सिक्का भी जारी हुआ है और इस दौरान की तस्वीरें।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक के नए भवन का उद्घाटन किया है। INS अडियार बना है भारतीय तटरक्षक का भवन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भारतीय तटरक्षक के नए भवन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। INS अडियार पर बना है तटरक्षक। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कई दिग्गज आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो इस वक्त ये स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि भारतीय तटरक्षक के नए भवन का उद्घाटन किया गया और इस दौरान यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंचे। उन्हीं की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उन्होंने यहाँ पर इस नए भवन का उद्घाटन किया है। और देखिए न्यूज़पेपर में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। लाइन दी गई कि तमिलनाडु व पुडुचेरी में नए तटरक्षक केंद्र तैयार। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चेन्नई और पुडुचेरी में एक नए बचाव समन्वय केंद्र एवं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG की 2 इकाइयों का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने रिमोट मोड के माध्यम से यहां तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC और क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र तथा पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि चेन्नई में नेपियर ब्रिज के पास 26.10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नया तटरक्षक MRCC समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के बचाव के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू में अकेले ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन संभव माना जा रहा है। जम्मू में एक बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है। आपको पता है हाल ही में देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और अब इसके बाद जो सियासी हलचल है वो बेहद तेज होती हुई अब ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि जम्मू के अंदर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं कि वहां पर थोड़ा गठबंधन पार्टी का हो जाए। हालांकि 21 अगस्त तक ये माना जा रहा है कि जो पहली लिस्ट है वो सामने आ सकती है। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक हलचल तेज होती हुई जो तमाम दल हैं वो अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं बहुत तेजी के साथ। और अब ये बीजेपी से जुड़ी हुई अहम खबर ये कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जम्मू में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो निर्दलीय हैं उनसे गठबंधन संभव पार्टी का माना जा रहा है। और 21 अगस्त तक ये माना जा रहा है कि जो पहली लिस्ट है वो भी सामने आ सकती है। तो देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार अब बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है और ये बड़ी जानकारी कि जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली पहुंचने पर बोले हैं पूर्व CM चंपाई सोरेन, हम निजी काम से दिल्ली आए हैं। चंपाई सोरेन का ये स्टेटमेंट है। अपनी बेटी से मिलने आया हूं। चंपाई सोरेन दिल्ली आना जाना होता है उन्होंने कहा, और अभी हम जिस पार्टी में हैं वही हैं। हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, हमारा किसी से मिलने का कार्यक्रम नहीं बना है। तो ये स्टेटमेंट उनके तरफ से दिया गया। और देखिए अगर अखबारों का जिक्र करें तो पूर्व CM दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो तेज होती हुई नजर आई। और देखिए झारखंड के पूर्व CM मुख्यमंत्री और वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की चर्चा को लेकर रविवार शाम तब और बल मिला जब एक्स पर उनका एक भावुक पोस्ट भी नजर आया, यानी कि उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी किया है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब बीते दिन वो दिल्ली पहुंचे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया सुनिए। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। तो आपने सुना चंपाई सोरेन को। हालांकि वो यहाँ पर जो तमाम सियासी हलचल को लेकर तमाम जो गलियारों में चर्चाएं तेज है उसको यहाँ पर खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबरें क्योंकि बीच में सामने आई थी और उसके बाद से इस बात के कयास और ज्यादा तेज हो गए थे कि हो सकता है कि जल्द इस तरीके का कोई फैसला लिया जाए। चंपाई सोरेन ने तोड़ी है चुप्पी, बहुत अपमान झेला, अब वैकल्पिक राह चुनना जरूरी। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन आपको बता रहे हैं क्योंकि झारखंड में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। क्योंकि इसी बीच बीजेपी में जाने की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है चंपाई सोरेन की। इसी बीच पूर्व CM ने जारी किया है एक भावुक पत्र। भावुक पत्र में लिखा गया है, हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे सभी कार्यक्रम को
पार्टी नेतृत्व के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। पूछने पर पता चला कि गठबंधन के द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक हुई थी और तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मैं ऐसा सीएम था जिसे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। फिर बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करना फिलहाल ठीक नहीं है। तो ये बातें उन्होंने बाद में कही हैं। आज जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने तमाम ये बड़ी बातें कही कि दिल्ली आया हूं, बेटी से मिलने आया हूं, दिल्ली आना जाना होते रहता है। लेकिन बाद में जब ये भावुक एक पोस्ट लिखा, एक पत्र लिखा, उसके बाद चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। तो देखिए किस तरीके से हेडलाइन नवोदय में भी इस खबर को दी गई है। भाजपा में जाने के अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन और कल जब उनसे दिल्ली आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि वो अपने किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि उनके गांव में जो जेएमएम के झंडे थे, पार्टी के झंडे थे, वो सभी निकाल लिए गए थे छतों के ऊपर से। उन्होंने अपने एक्स से भी पार्टी का नाम हटा दिया था। तो वहीं झारखंड के पूर्व सीएम का कल दर्द भी झलका, उनका दर्द सामने आया, जिसमें वो बता रहे थे एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी बाकायदा किया, कहा कि मेरा अपमान हुआ है, मैं आंसुओं को संभालते रहा, उन्हें कुर्सी से मतलब रहा, मेरे लिए सारे विकल्प खुले हैं। और एक्स के बायो से भी जैसे कि मैंने कहा उन्होंने जेएमएम जो लिखा हुआ था उसको हटा दिया। ये देखिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया और अपने दर्द को यहाँ पर बयां उनकी तरफ से किया गया है। चंपई सोरेन, क्योंकि आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जब जेल गए थे उस वक्त सीएम उनको बनाया गया था और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो वो दोबारा सीएम बन गए। और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को ये उम्मीद थी कि वो जो ये पूरा कार्यकाल है अभी तो सीएम बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा समय नहीं बचा है, राज्य में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और इसी बात को लेकर उनका दर्द सामने आया। हालांकि दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो जहां था वो वही है, मैं तो अपने निजी काम से आया हूं, अपनी बेटी से मिलने आया हूं। लेकिन कल ना तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, ना हेमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली में थे और ना ही अमित शाह दिल्ली में थे। तो ये माना जा रहा है कि जो तस्वीर है उसे क्लियर होने में अभी 1-2 दिन और लगेगा। बिल्कुल। और देखिए हम आपको ये पोस्ट भी लगातार दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से की गई और उनकी तरफ से कहा गया इस पोस्ट के जरिए कि पार्टी नेतृत्व में सीएम रहते अगले 2 दिन के मेरे कार्यक्रम स्थगित तो उन्होंने कराए। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। कहा कि अब मेरे पास 3 विकल्प है, पहला संन्यास ले लूं, दूसरा नया संगठन बनाऊं और तीसरा दूसरे साथी के साथ आगे का सफर करूं। मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अगर किसी भी विकल्प को वो चुनते हैं तो सीधा सीधा जो मौजूदा सरकार है उस पर असर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि एक अपना वोट बैंक है चंपई सोरेन का भी। और अभी भी आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 81 सीट है। अगर आप यहाँ विधानसभा का समीकरण देखेंगे जो आंकड़े कहते हैं, अभी पिछली बार की जो तस्वीर दिखी 46 झामुमो को मिली थी, 28 बीजेपी गठबंधन के पास से, 7 खाली है, बहुमत 41 सीटों का है। ऐसे में चंपई के जाने से सरकार को खतरा तो नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में जो तस्वीर है वो थोड़ी जरूर मौजूदा सरकार के खिलाफ नजर आ सकती है। वोट बैंक पर सीधा सीधा असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि अब कुछ ही वक्त रह गया है और उसके बाद झारखंड के अंदर चुनाव भी होने माना जा रहा है। जनवरी तक यहाँ चुनाव संभव है, क्योंकि जो कार्यकाल है वो जनवरी तक का है। अब ऐसे में अगर चंपई सोरेन जो खेमा है उसको बदलते हैं तो इसका सीधा सीधा जो मौजूदा सरकार है उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला है। तो विधायक दशरथ गगराई ने खंडन किया है इन तमाम बातों का, पार्टी छोड़ने का खंडन किया, जहां हैं वहीं रहेंगे। दशरथ गगराई ने कहा है बीजेपी में जाने की खबरें गलत हैं। तो देखिए लगातार जिस तरह से कल ये पॉलिटिकल हलचल हुई उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे। चंपई सोरेन की अगर बात करें तो कोल्हान टाइगर के नाम से वो जाने जाते हैं और कोल्हान की सभी 14 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, लेकिन चंपई सोरेन ने इन तमाम बातों का खंडन किया और विधायक दशरथ गगराई ने भी खंडन किया। क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया, सुन। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्री ये कोल्हान के हमारे गार्जियन हैं और पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनके बारे बहुत कुछ आलोचना करना, टीका टिप्पणी करना हमारे लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी। इसलिए हम उनके बारे बहुत ज़्यादा अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अब कहाँ गए हैं,
इस पर चर्चा करना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, वो जहाँ भी हैं अच्छे से रहें, ये मेरा शुभकामना उनके साथ है। तो चंपाई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, वो आपने सुनाएंगे आपको। चंपाई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और एक जनाधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपाई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गर्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से विद्वेष की भावना से उन्होंने काम नहीं किया, जो भी गया खुशी से मिले और काम किया उन्होंने। चंपाई सोरेन ऑनेस्ट एक मास लीडर है झारखंड के। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। सीएम आवास पर मीटिंग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी बैठक करते हुए नजर आए। और क्योंकि शिक्षकों की भर्ती का ये मामला, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी पहले हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से क्योंकि मामला सुर्खियों में आया है तो सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के साथ इसको लेकर बैठक की है। और आगे बढ़ेंगे, यूपी में वकीलों के आश्रितों को योगी सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी गई है। लखनऊ में मृतक वकीलों के लिए आयोजित स्मृति शेष कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। तो आपको ये अहम खबर हम बता रहे हैं, योगी सरकार की तरफ से मदद दी गई है। 5-5 लाख की मदद योगी सरकार की तरफ से दी गई है। स्मृति शेष कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां पर 565 वकीलों के परिवारों को मदद दी है। 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहां सीएम योगी की तरफ से दी गई है। वित्तीय सहायता योगी सरकार की तरफ से इन वकीलों के परिवार के लोगों को स्मृति शेष कार्यक्रम में यहां सीएम पहुंचे हुए थे और इसी दौरान इन्होंने ये एक बड़ी मदद की है इन वकीलों के परिवारों की। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात अयोध्या की करेंगे, जहां अयोध्या में मिशन रोजगार के तहत लगा रोजगार मेला और सीएम योगी आदित्यनाथ का युवाओं को तोहफा। सीएम योगी ने युवाओं को बांटे हैं नियुक्ति पत्र। उस दौरान की तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी है। 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो देखिए लगातार युवाओं को रोजगार मिले, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रही है। और इसी के तहत अयोध्या में मिशन रोजगार के तहत रोजगार मेला जिसका आयोजन किया गया, 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये युवाओं का बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। और सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी इस दौरान बांटे हैं। 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। और अयोध्या से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या में मिशन रोजगार के तहत रोजगार मेला लगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आए। सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम योगी का युवाओं को ये बड़ा तोहफा। तो ये तस्वीर आप देख पाएंगे जहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी इस दौरान बांटे गए हैं।